गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अकाली दल ने सीएम चन्नी को बताया गद्दार, शुरू हो गई झड़प, हाथापाई की आ गई नौबत। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर बोलते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भाजपा की केंद्र सरकार और शिरोमणि अकाली दल के प्रति आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्यों के संघीय ढांचे में दखल देना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने कहा कि जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था तो शिरोमणि अकाली दल केंद्र सरकार का हिस्सा थी। चन्नी ने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर अकाली दल ने विरोध नहीं जताया और केंद्र ने राज्यों के अधिकारों में दखल देना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने अकाली दल को गद्दार पार्टी करार देते हुए कहा कि पंजाब में आरएसएस और भाजपा को कोई भी आने देता, जबकि अकाली दल खुद भाजपा और आरएसएस को पंजाब में लेकर आया। चन्नी ने आरएसएस को पंजाब का सबसे बड़ा दुश्मन भी कहा। इस बीच विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। स्पीकर को बीच बीच में विधायकों को बुलाकर शांत करवाना पड़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा सोनीपत की महिला पहलवान निशा को गोली मारने की वजह आई सामने। जी हां दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत जिले के हल्लालपुर गांव की कुश्ती अकेडमी में राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान निशा और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। मां का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। हत्या का आरोप अकेडमी संचालक पर लगा है और हत्या की वजह महिला पहलवान के साथ छेड़खानी का विरोध करना बताया गया है। दोस्तों पुलिस ने इस संबंध में अकेडमी संचालक, उसकी पत्नी तथा उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार हल्लालपुर गांव में आरोपी पवन नामक शख्स एक कुश्ती अकेडमी चलाता है, जिसमें हल्लालपुर गांव की रहने वाली राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती खिलाड़ी निशा प्रैक्टिस करने के लिए आती थी। बुधवार शाम को भी वह अपने भाई सूरज के साथ अकेडमी पहुंची थी। उसकी मां धनपति भी साथ में ही थी। इसी दौरान इन तीनों पर फायरिंग कर दी गई। निशा और सूरज ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि मां धनपति गंभीर रूप से घायल है। निशा के चचेरे भाई ने बताया कि अकेडमी संचालक पवन ने इस घटना को अंजाम दिया है। निशा राष्ट्रीय स्तर की महिला कुश्ती खिलाड़ी थी। उसने दिल्ली में आयोजित यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल भी हासिल किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उरी में हुई घुसपैठ की जांच करेगी एनआईए। गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी ने किए बड़े खुलासे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का ग्रुप लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए जम्मू के होते हुए घाटी में घुसने की प्लानिंग बना रहे हैं और इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी सीमा पार कराने में लगातार उनकी मदद कर रही है। पिछले महीने उरी में भी आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। दोस्तों पिछले महीने उरी में घुसपैठ को विफल करते हुए भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर को पकड़ा था, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अली बाबर ने पूछताछ में बताया कि उसे घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सेना से मदद मिली थी। आईएसआई बर्फबारी से पहले सीमा पर से आतंकवादियों की कश्मीर में बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराने की साजिश रच रही है और एलओसी से सटे रास्तों में बर्फबारी से पहले आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों में इजाफा हो सकता है। बर्फ गिरने की वजह से घुसपैठ के रास्ते कई महीनों के लिए बंद हो जाते हैं, इसलिए आईएसआई जल्द प्लान को अंजाम देना चाहती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आजादी पर आमने सामने कंगना और वरुण गांधी। कंगना ने कहा भारत को असली आजादी 2014 में मिली। वरुण गांधी बोले इस सोच को देशद्रोह कहूं या पागलपन। जी हां दोस्तों, कंगना राणावत ने एक समिट में कहा कि भारत को सच्ची आजादी 2014 में मिली है। उसके इस बयान पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को कहा कि मैं इस सोच को पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वरुण गांधी कुछ समय से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर हो गए हैं। वहीं कंगना के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि कई सेलेब्स ने कंगना की बातों की कड़ी आलोचना की है। दरअसल एक राष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क के वार्षिक शिखर समिट में कंगना गेस्ट स्पीकर थी। इस दौरान उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सावरकर, लक्ष्मीबाई और नेताजी बोस को याद करते हुए कहा कि ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन यह हिंदुस्तानी खून नहीं होना चाहिए। वे इसे जानते थे। बेशक उन्हें एक पुरस्कार दिया जाना चाहिए। वह आजादी नहीं थी, वो भीख थी। हमें 2014 में असली आजादी मिली है। दोस्तों
दोस्तों बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कंगना के वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि कभी महात्मा गांधी के बलिदान और तपस्या का अपमान, उनके हत्यारे के प्रति सम्मान और अब मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी और अन्य लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के लिए यह तिरस्कार है। मैं इस सोच को पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह है। वैसे दोस्तों आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने मांगी छुट्टी, हिटमैन ने बीसीसीआई से आराम देने के लिए कहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में रहाणे बनेंगे कप्तान। जी हां दोस्तों, 17 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच घरेलू सरजमी पर 3 टी20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जबकि टेस्ट सीरीज को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार टेस्ट सीरीज के लिए रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से आराम मांगा है और पहले टेस्ट के लिए अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान होंगे। रिपोर्ट के अनुसार विराट ने टी20 के अलावा पहले टेस्ट के लिए भी बीसीसीआई से आराम मांगा था। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप में हिटमैन की शानदार फॉर्म और इंग्लैंड दौरे पर उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई और चयनकर्ता पहले टेस्ट के लिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाने पर विचार कर रहे थे, लेकिन अब उनके आराम की बात सामने आने के बाद टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे को कानपुर टेस्ट के लिए कप्तान बनाया जा सकता है। साथ ही विराट के पहले टेस्ट के अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी पूरी सीरीज के लिए रेस्ट पर हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में कोरोना का खौफ, बंद होने लगे मॉल, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, फिर कहर ढाएगी महामारी। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना महामारी के आउटब्रेक के मद्देनजर प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी बीजिंग में प्रशासन ने कई मॉल और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया है। लोगों को अकारण बाहर न घूमने की सलाह दी गई है। दरअसल दोस्तों बीते साल कोरोना महामारी के पहले आउटब्रेक के बाद से ही चीन सख्त नियमों का सहारा लेता रहा है। दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन चीन में ही लगाए गए हैं। हालांकि इसके बावजूद कई बार महामारी पैर पसार चुकी है। राजधानी बीजिंग में गुरुवार को कोरोना के 6 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन फिर से सख्त हो गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जो लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं उनके संपर्क में आने वाले लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की जा चुकी है। साथ ही जिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में संक्रमित मरीज मिले हैं उन जगहों को सील कर दिया गया है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का दावा है कि चीन में बाहर से आने वाले मामले दबाव पैदा कर रहे हैं। ऐसे में रूस से सटे हुए शहरों में कोरोना संक्रमित के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम की घोषणा भी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार के स्कूलों से 496 छात्र नीट में सफल, 51 एक ही स्कूल से। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET यानी कि नीट 2021 में दिल्ली सरकार के स्कूलों से करीब 496 बच्चों ने बाजी मारी है। अधिकारियों ने बताया है कि कुल योग्य छात्रों में से 51 एक ही स्कूल से हैं। इस परीक्षा में चयनित हुए छात्रों को बधाई देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ साल पहले तक इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने ट्वीट भी किया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि वाह, दिल्ली सरकार के स्कूलों से कई छात्रों ने नीट क्वालिफाई किया है। कुछ साल पहले तक अकल्पनीय था। मैं स्टूडेंट, उनके माता पिता और शिक्षकों को बधाई देता हूं। साथ में आपने दिखाया है कि यह संभव है। दोस्तों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद बारी थी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। उन्होंने भी सफल रहे स्टूडेंट्स को बधाई दी। ट्विटर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के एक स्कूली छात्र कुशल गर्ग ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 720 में से 700 अंक हासिल किए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब बाहर का खाना पड़ेगा महंगा, होटल रेस्तरां मालिक बढ़ाने जा रहे हैं इतने प्रतिशत दाम। जी हां दोस्तों, मुंबई में अब रेस्टोरेंट में खाना जेब पर भारी पड़ेगा। LPG सिलेंडर, पेट्रोल, सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी और लेबर कास्ट में इजाफा होने की वजह से आने वाले दिनों में रेस्टोरेंट अब मेन्यू पर कीमतें 20% तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों द इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की माने तो रेस्टोरेंट में खान पान की चीजों पर करीब 20% दाम बढ़ने वाले हैं। इसके बाद 75 रुपए का डोसा, 90 रुपए का, 130 की दाल फ्राई, 160 की और 120 की पाव भाजी 145 रुपए की हो जाएगी। इसी तरह बाकी डिशेज पर भी कीमतें 20% तक बढ़ जाएगी। रेस्टोरेंट मालिकों के मुताबिक बीते हफ्ते कमर्शियल सिलेंडर 226 रुपए महंगा हो गया। करीब 19 किलो का सिलेंडर जुलाई में 1498 रुपए में मिलता था, फिर इसकी कीमत 1724 पहुंची और अब सीधा 1950 रुपए हो गया है। यही हाल सब्जी और पेट्रोल डीजल की कीमतों का भी है। उनके दाम भी पहले की तुलना में काफी बढ़ गए हैं। इस वजह से अब होटल मालिक भी डिशों की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फेसबुक की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बीजेपी आरएसएस ने 2019 लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान अल्पसंख्यकों को लेकर फेक न्यूज फैलाई, लव जिहाद जैसे मुद्दों को हवा दी।
जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक अब कंट्रोवर्सी का चेहरा बन गया है। फेक न्यूज, भड़काऊ भाषण, भड़काऊ पोस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी कई दाग इसके दामन लग चुके हैं। अब फेसबुक ने पिछले 2 साल की मल्टीपल इंटरनल रिपोर्ट्स में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें कहा गया है कि 2019 लोकसभा चुनाव अभियान में एंटी माइनॉरिटी और एंटी मुस्लिम बयानबाजी पर रेड फ्लैग में वृद्धि देखी गई है। जुलाई 2020 की एक रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि पिछले 18 महीनों में इस तरह के पोस्ट में तेजी से वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल सहित आगामी विधानसभा चुनाव में इस तरह की पोस्ट के जरिए लोगों की भावनाओं को आहत करने की आशंका थी। फेसबुक पर किसी नफरत फैलाने वाले पोस्ट को रेड फ्लैग दिया जाता है। इस तरह चिन्हित किए जाने का मतलब होता है कि उससे खतरे की आशंका है। दोस्तों, यूं कहें कि रेड फ्लैग के जरिए लोगों को उससे बचने के संकेत दिए जाते हैं। फेसबुक की लगभग इस तरह की सभी रिपोर्टों ने भारत को जोखिम वाले देशों यानी कि ARC श्रेणी में रखा है। इसके मुताबिक भारत में सोशल मीडिया पोस्ट से सामाजिक हिंसा का जोखिम अन्य देशों से कहीं ज्यादा अधिक है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कम्युनिस्ट पार्टी में बड़ा शी जिनपिंग का दबदबा, माओ त्से तुंग और डेंग जियोपिंग के क्लब में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक और सम्मान दिया। पार्टी ने इतिहास रचते हुए शी जिनपिंग के कद को चीन के कम्युनिस्ट शासन के संस्थापक माओ त्से तुंग और आर्थिक नीतिकार डेंग जियोपिंग के बराबर कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बंद कमरे में बैठक हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों ने पार्टी के 100 साल के इतिहास का पुनर्मूल्यांकन करने और शी जिनपिंग को पार्टी के युग बदलने वाले नेताओं के आधिकारिक संगठन में शामिल करने की निर्णय को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक समरी में कहा गया है कि शी के नेतृत्व में चीन ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की और एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया। पार्टी ने इकोनॉमी, विदेश नीति, प्रदूषण से लड़ाई और कोविड को लेकर मिली कामयाबी को सराहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कासगंज अल्ताफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, लटकने से हुई थी मौत, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस हिरासत के दौरान 22 साल के अल्ताफ की मौत पर सियासी बवाल जारी है। इसी बीच अल्ताफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें अल्ताफ की मौत की वजह फांसी बताई जा रही है। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी मौत फांसी पर लटकने से हुई है। उधर इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों, कासगंज कस्टोरियल डेथ मामले के तूल पकड़ते ही कासगंज पुलिस ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। अब अल्ताफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें उसकी मौत की वजह फांसी को बताया गया है। यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पेज पर दाईं और नीचे साफ तौर पर लिखी गई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कासगंज पुलिस के लिए राहत के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इस मामले में पुलिस की थ्योरी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार विपक्षी दल पुलिस और सरकार को निशाना बना रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पुलिस के अनुसार अल्ताफ ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या की, लेकिन पुलिस जिस नल के बारे में जिक्र कर रही है वो नल मात्र 2 फीट का है। पुलिस का कहना है कि इसी नल से अल्ताफ ने आत्महत्या की। इसके बाद दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों, जल्दी से बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने के दाम में ताबड़तोड़ तेजी, चांदी ने लगाई लंबी छलांग। जी हां दोस्तों, सोने के दाम में आज ताबड़तोड़ तेजी दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया। वहीं चांदी 65,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार निकल गई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का दाम 47,335 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी का दाम 63,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1856 प्रति औंस, जबकि चांदी $24.89 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स करीब 600 अंक गिरा, निफ्टी 17,834 पर कर रहा है ट्रेंड। जी हां दोस्तों, आईटी, फाइनेंशियल और फार्मा शेयरों में बिकवाली दबाव के चलते घरेलू शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखी जा रही है। बीएसई सेंसेक्स सुबह 10:30 बजे 583 अंक की गिरावट के साथ 59,769.23 अंक पर आ गया। इसी के साथ एनएससी का निफ्टी भी 182 अंक की गिरावट के साथ 17,834 पर ट्रेड कर रहा था। दोस्तों, सेंसेक्स में
में शामिल 30 शेयरों में से 25 गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे, जबकि निफ्टी के 50 शेयरों में से 42 लाल निशान पर थे। आज के इंट्राडे कारोबार में अल्बेनिक फार्माकुलेट्स के शेयर 4% से ज्यादा टूटकर 757 रुपए के आसपास आ गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे कमजोर रहे। इसी बीच कंपनी को यूएस एफडीए से भी झटका लगा है, जिसके चलते आज इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फिर लगा झटका, अब एक्ट्रेस ने छोड़ दी पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने वाली अभिनेत्री शाबरंती चटर्जी ने गुरुवार को पार्टी छोड़ दी। वह राज्य विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार पार्थ चटर्जी के खिलाफ मैदान में उतरी थी, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अभिनेत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए काम करने में भारतीय जनता पार्टी के गंभीर नहीं होने का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा की। जोरदार प्रचार के बाद भी राज्य में ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने में विफलता के बाद से ही श्रावंती चटर्जी भाजपा से दूरी बनाकर रह रही थी। श्रावंती चटर्जी ने ट्वीट किया, पिछला चुनाव मैंने जिस पार्टी के टिकट से लड़ा था उससे मैं अपना संबंध खत्म कर रही हूं। पश्चिम बंगाल के मुद्दे को आगे बढ़ाने में पार्टी की पहल की कमी मेरे इस फैसले की वजह है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, विवाहित बेटी भी होगी अब अनुकंपा नौकरी की हकदार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब विवाहित बेटियां भी अनुकंपा नौकरी की हकदार मानी जाएंगी। महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। दरअसल अब यूपी सरकार अनुकंपा नियुक्ति के रूप में विवाहित पुत्रियों को भी नौकरी का अधिकार देगी। यानी कि अब अगर किसी सरकारी कर्मचारी की उसकी सर्विस के दौरान मृत्यु होती है तो उसकी शादीशुदा बेटी को योजना का लाभार्थी माना जाएगा। यानी कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में 12वीं संशोधन को हरी झंडी मिल गई है। दरअसल अब तक किसी राज्य कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसकी पति या पत्नी, बेटे या अविवाहित बेटी को ही सेवा का लाभ मिलता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सेवा कार्य में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के नियम 2(3) में संशोधन कर दिया है। यानी कि मृत कर्मचारी के परिवार की दृष्टि में विवाहित बेटी को भी माना जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दी गई थी। इसी के बाद अदालत ने सरकार को संशोधन का आदेश दिया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं तमिलनाडु राज्य की राजधानी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।